Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics chapter 4 strategy of industrial growth and it is our third part. Our today's topic is industrial policy resolution यानी कि IPR 1956 a declaration on the leading role of the state. तो आज हम शुरू करेंगे IPR के बारे में यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इस रेजोल्यूशन में क्या रहा, गवर्नमेंट ने क्या रोल अपनाया, क्यों इसको बनाने का काम किया, क्या चीज़ें थी, इसके बारे में हम इस पॉलिसी के अंतर्गत या फिर इस 1956 रेजोल्यूशन के अंतर्गत समझेंगे। जैसा कि लाइन भी इंडिकेट करता है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वॉज क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट on the leading role of the government in the process of industrialization। इसमें यानी कि 1956 जो था, ये जो रेजोल्यूशन था, इसमें ये इन चीज़ों को साफ साफ क्लियर किया गया था कि हाँ गवर्नमेंट क्या करेगी यार, इंडस्ट्रियलाइजेशन में लीडिंग रोल प्ले करने का काम करेगी। यानी कि अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगी। दिस रेजोल्यूशन लीड्स टू द रोड मैप ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान। ये जो 1956 का जो रेजोल्यूशन था, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया था जो सेकेंड 5th प्लान था उसमें। इट्स ऑल्सो इट वॉज द माइलस्टोन ऑफ अचीविंग द ग्रोथ ऑफ सोशल जस्टिस। और क्या हुआ कि इस पॉलिसीज़ के थ्रू, इस रेजोल्यूशन के थ्रू जो चेंजेस लाए गए उसमें क्या वो माइलस्टोन के रूप में एक कहते हैं कि मील का पत्थर साबित हुआ। यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया और जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ किसके लिए, अचीविंग द ग्रोथ रेट ऑफ विद द सोशल जस्टिस। यानी कि सोशल जस्टिस को मेंटेन करते हुए जो ग्रोथ रेट अचीव करना चाहती थी गवर्नमेंट, उसमें ये माइलस्टोन स्टैब्लिश हुआ, माइलस्टोन साबित हुआ। आगे अगर हम बात करते हैं ये कैसे कैसे चीज़ें रही, आईपीआर में क्या क्या प्रिंसिपल एलिमेंट किए गए थे, उसमें था 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरी में जनरेट करने का काम किया गया था। पहला, दोज विच वुड बी स्टैब्लिश एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। मतलब ये वो थे जो पूरी तरीके से क्या थे, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे। पहला पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, दिस इंक्लूड्स एनर्जी, डिफेंस और रेलवे। इसमें किन किन चीज़ों को रखा गया, इनमें रखा गया एनर्जी को, एटॉमिक एनर्जी को, डिफेंस को और रेलवे को। यानी कि इसमें अगर देखें तो इसमें पूरी तरीके से जो कंट्रोल एंड मैनेजिंग का काम था वो किसका था, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का इसमें पूरी तरीके से कंट्रोल था। आगे अगर हम बात करते हैं तो दो सेकंड की बात करता, दूसरा कौन था। पहला तो ये हो गया कि वो सेक्टर जिस पे गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, जिसमें हमने एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवे की बात की। दूसरा क्या था, दोज विच कुड बी इस्टेब्लिश बोथ एज अ प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जिसे हम वेंचर कहते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको बिजनेस से पढ़ाया था वेंचर। वेंचर में क्या होता है, जब दो अलग अलग कंपनियां खासतौर से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलके एक नए फॉर्म को इस्टेब्लिश करती हैं। तो दूसरा ये सिचुएशन था जिसमें प्राइवेट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर की दोनों इंटरप्राइजेस इन्वॉल्व हों। हाउएवर द प्राइवेट सेक्टर वॉज टू प्ले ओनली द सेकेंडरी रोल। प्राइवेट सेक्टर इसमें क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर था उसका जो रोल था केवल सेकेंडरी रोल था। यानी कि अगर देखें तो वो बस उस इंटरप्राइजेस को ऑपरेट करने का काम करती थी, ठीक है। लेकिन जो मेन मोटिव होता था वो उसका क्या था, गवर्नमेंट जो चाहती थी उसका। यानी कि द न्यू इंटरप्राइजेस वर टू बी इस्टेब्लिश द प्राइमरली इन द पब्लिक सेक्टर्स। लेकिन ये जो इंटरप्राइजेस होते थे, इनका जो इस्टेब्लिशमेंट होता था उसमें जो ऑब्जेक्टिव होता था वो पब्लिक सेक्टर का ही होता था। यानी कि इनमें ये जो भी काम करते थे, गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती थी उसका मेन मोटिव होता था पब्लिक सेक्टर को बेनिफिट पहुंचाना। दिस कैटेगरी इंक्लूड द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा। अब इस कैटेगरी में क्या चीज़ें थी, अभी फर्टिलाइज़र क्या करती है कंपनियाँ, प्राइवेट कंपनियाँ गवर्नमेंट कंपनी के साथ मिलके इस तरह की फर्टिलाइज़र जैसी
इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने का काम करती हैं, मेडिकेशन बनाती हैं फार्म्स के लिए। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, सब्सिडी पे होती हैं। अक्सर गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है और वो कंपनियां क्या करती हैं, ऐसे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारी सोसाइटी के लिए, उसको प्रोड्यूस करने का काम करती है। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं, यानी कि तीसरा थर्ड फोल्ड की सिचुएशन है कि तीसरा क्या कैटेगरी आती है, तो ऑल द इंडस्ट्रीज अदर दैन कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पे कहता है कि वो सभी इंडस्ट्री, चाहे वो कैटेगरी 1 में हो या कैटेगरी 2 में हो, वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, वो सभी किस तरह की तरफ मुँह करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ मुँह कर जाती हैं। ओवरऑल गवर्नमेंट ने देखा कि हमारा जो पीवीटी है, प्राइवेट सेक्टर और लिमिटेड एलटीडी की अगर बात करें, तो ये दोनों सिचुएशन में क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है प्राइवेट सेक्टर का, उनमें उनको लेके क्या करती है, कुछ प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करती है, जिसके थ्रू वो क्या करती है, अपनी जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है उसको इस्टेब्लिश करने का काम करती है। तो उसमें उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है कि उनको कम इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करते हैं और ठीक ठाक प्रॉफिट कमा लेते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का जो ऑब्जेक्टिव होता है उनका प्राइवेट सेक्टर का वो भी पूरा होता है, और गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है सोशल सेक्टर्स का वो भी पूरा हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, thus IPR 1956 clearly implied that the state was to spread or the sponsor the process of industrialization in the economy। अब इस तरीके से साफ क्लियर हो गया है कि स्टेट या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, स्पॉन्सर करती है इस तरह के इंडस्ट्रियलाइजेशन को, जहाँ पे वो सोसाइटी को भी फोकस कर सके और साथ ही साथ जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसको भी मेंटेन कर सके। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो आपको याद ही होगा एलपीजी के कॉन्सेप्ट पे जब हम बात करते हैं तो उसमें लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की सिचुएशन आती थी, जिसमें लिबरेशन में क्या किया गया था, जो इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकती थी उसके लिए उनको रिलीव कर दिया, यानी कि दे कैन बी यूज़ देयर पोटेंशियल। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी थी कि वो जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होना चाहती थी, ठीक है, वो उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी कि वो पूरी तरीके से इस्टेब्लिश होने के लिए उनको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता, बहुत सारी लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता था, जिसको रिमूव करने का काम किया गया। तो यहाँ पे फिलहाल क्या कहता है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की अगर बात करें तो इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी इस्टेब्लिश ओनली थ्रू द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट, अभी देखिए जब हम ये अभी जो बात कर रहे थे कि रिड्यूस करने का काम किया गया था, वो काम किया गया था 1991 के बाद, यानी कि NEP के सिचुएशन में वो किया गया था। फिर से समझिए, वो जो किया गया था वो किया गया था NEP के सिचुएशन में, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की कंडीशन में किया गया था। लेकिन हम कहाँ से पढ़ रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं 1947 टू 1990 तक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, तो गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ इस्टेब्लिश करने की बात की कि अब यहाँ आप बिजनेस एस्टेब्लिश करिए प्राइवेट सेक्टर, लेकिन आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी वॉज द इनकरेज द इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो इसमें जो बेसिक पॉलिसीज़ था वो क्या था, इनकरेज करना था किसको, इंडस्ट्रीज़ को, किस एरिया में, बैकवर्ड रीजन में। यानी कि यहाँ पे अगर हम बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करते तो वहाँ पे हमको बेनिफिट क्या होता, बेनिफिट ये होता कि हमको सब्सिडी भी मिल जाती और साथ ही साथ क्या होता कि वहाँ के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती, ठीक है। आगे अगर देखें, दिस वॉज टू प्रमोट द रीजनल इक्वालिटीज़। ये ऐसा इसलिए किया गया कि हम रीजनल इक्वालिटीज़ को क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। यानी अगर देखा जाए कि लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ के थ्रू ये था कि लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ आने के थ्रू, जब लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ होती है तो क्या होता है कि जो वर्क होना चाहिए, एक तो सिस्टमेटिक मैनर्स में होगा, दूसरी चीज़ गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखेगी इन चीज़ों को। जब गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखेगी तो साथ ही साथ क्या होगा कि जैसा चाहेगी वैसा वो काम कर पाएगी।
अगर आगे हम लाइसेंसिंग पॉलिसी टू प्रमोट द रीजनल इक्वालिटीज़ की बात करें तो इसमें था क्या? लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट वॉज टू प्रमोट द रीजनल इक्वालिटीज़। लाइसेंसिंग पॉलिसी इसलिए रखा गया कि रीजनल इक्वालिटीज़ को प्रमोट किया जा सके। कैसे? मैंने अभी आपको बताया कि जब गवर्नमेंट क्या करती थी, जब कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होना चाहती थी, गवर्नमेंट उनको कहती भाई आप रूरल एरिया की तरफ चलिए या इस एरिया, वो डिसाइड कर देती थी गवर्नमेंट कि इस एरिया की तरफ जाइए तो हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे और लाइसेंसिंग पॉलिसी में ये बेनिफिट्स आपको मिल सकती है। तो जब उस एरिया में वो जाती तो क्या होता, वहाँ के लोगों को जॉब मिलता, वहाँ के लोगों को जॉब मिल जाता, जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाती। तो ये तमाम तरह की जो कंडीशन थी वो उनको मिल जाती। दूसरा, द प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ या प्राइवेट इंटरप्रेन्योर वर एक्सपेक्टेड टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज़ इन बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। वो भी ये मान के चल रहे थे कि उनको जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है वो कहाँ पे करनी है? बैकवर्ड रीजन में करनी है अपनी कंट्री के। और दिस अकॉर्डिंगली द लाइसेंस वर लिबरल इशूज़ for the backward regions rather than the developed regions of the country। लाइसेंसिंग पॉलिसी का जो कंडीशन रहा वो रीजनल इशू रहा। किस चीज़ का? जैसे आपको पहले बताया क्या कि बैकवर्ड रीजन में जो उनको डेवलप करना था, जैसे आप देखिए अकॉर्डिंग टू लाइसेंस वर्ड द इशू वो इशूड, फिर से accordingly license were the liberally issued for the backward region। इसको किस लिए इशू किया गया था? स्पेशली बैकवर्ड रीजन के लिए, rather than the developed region of the country, न कि उन क्षेत्रों के लिए जो ऑलरेडी क्या डेवलप है। जैसे हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वो डेवलप्ड है, लेकिन हम अपने महाराजन की बात करें तो क्या है, वो उतना डेवलप्ड नहीं है जितना होना चाहिए। तो यहाँ के लिए क्या है, यहाँ के लिए अगर कोई इंडस्ट्री डेवलप्ड होती है तो उसके लिए कुछ उसको लाइसेंसिंग पॉलिसी में बेनिफिट मिल सकता है, या लाइसेंसिंग पॉलिसी की कंडीशंस को उसको थोड़ा सा फेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बाकी लोगों के कंपेयर में कम। अ लाइसेंस वॉज नीडेड ओनली फॉर द एस्टैब्लिशिंग अ न्यू एंटरप्राइजेस। लाइसेंस की ज़रूरत तब थी जब कोई व्यक्ति नया इंटरप्राइजेस इशू कर रहा था, या नया इंटरप्राइजेस क्या करता है, जनरेट करता है या नया इस्टेब्लिश करता है। बट ऑल्सो द एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस, दिस वॉज रेगुलेट द अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस। द फोकस वॉज प्रमोट द सोशल वेलफेयर रेदर देन द प्राइवेट प्रॉफिट। पहले ही मैंने कहा था कि गवर्नमेंट जो भी स्टेप उठाती थी उसमें मेन चीज़ होती थी उसकी सोशल वेलफेयर। तो जैसा यहाँ पे इसने कहा कि कोई ये लाइसेंसिंग पॉलिसी केवल उन लोगों के लिए थी जो नए इंटरप्राइज को इशू करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, बट ऑल्सो द एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, यानी और साथ ही साथ क्या कि वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी अगर बढ़ाना चाहते थे तब, यानी कि अगर वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी मान लीजिए पहले से रन कर रही है, ठीक है, तो अगर पहले से रन कर रही है और उसका प्रोडक्शन लिमिटेड है, लेकिन उसके प्रोडक्ट की डिमांड है और वो चाहती है कि अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इम्प्रूव करे, तो उसके लिए भी उसको क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। और ये चीज़ क्या था, दिस वॉज द रेगुलेट द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस। ये उस अलोकेशन की बात करता है जहाँ पे रिसोर्सेज जो थे अलग अलग यूज़ में होते हैं। देखिए एक, अब देखिए आप पढ़ेंगे सिंगल लाइन प्रोडक्ट और मल्टी प्रोडक्ट। तो सिंगल लाइन प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तो उसमें एक कंपनी एक ही तरह के प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है, जबकि मल्टी प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं उसमें एक कंपनी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है। जैसे हिंदुस्तान लीवर की हम बात कर लें, हिंदुस्तान लीवर की अगर बात कर लें तो वो क्या बनाती है, टूथपेस्ट बनाती है, साबुन बनाती है, शैम्पू बनाती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत ऐसे घरेलू यूज की चीज़ें बनाती हैं, लेकिन वो एक ही प्रोडक्शन लाइन पे नहीं बनाती है, वो अलग अलग प्रोडक्शन लाइन पे बनाने का काम करती है, लेकिन फॉर्म जो है वो एक ही है। आगे अगर हम बात करते हैं नहीं तो इसमें एक चीज़ और रखा गया जो मेन इंपॉर्टेंट था कि ये सारी चीज़ें इसलिए की गई ताकि जो वो यूज कर रहा है, यानी जो प्रोड्यूसर है, वो क्या करे, सोशल वेलफेयर को ज़्यादा फोकस कर पाए, न कि प्राइवेट प्रॉफिट को। यानी कि ऐसा नहीं था कि वो अपने प्राइवेट प्रॉफिट को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर ले, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ लगा ले, नहीं। लाइसेंसिंग पॉलिसी का मेन मकसद था कि वो कुछ भी करे लेकिन लोगों का बेनिफिट हो। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल कॉन्सेक्शंस की। तो नॉर्मली इसमें क्या था, प्राइवेट इंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योर्स वर ऑफर्ड
many type of industrial concessions for establishing the industry in the backward region of the country. बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती थी जो इंटरप्रेन्योर यानी कि वो व्यक्ति जो बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहता था, अगर वो सोचता भी था तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती थी. जैसे क्या था उसमें, दिस कंसेशंस, सॉरी मैं कंसेशन की बात करूँ, कंसेशन की बात, उसको बहुत सारे कंसेशन मिलते थे, बेनिफिट्स उसको मिलते थे. किस तरीके की, टैक्स हॉलीडे यानी कि टैक्स रिबेट उसको मिलता था. जैसे इसमें लिखा है द फ्रीडम फॉर फ्रॉम द पेमेंट ऑफ अ टैक्स फॉर सम टाइम. कई बार उसको बेनिफिट मिलता था. जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि गवर्नमेंट क्या करती थी भाई, अगर आप रीजन में जाते हैं, खासतौर से बैकवर्ड रीजन में जाके इस्टेब्लिशमेंट करने का काम करते हैं, तो गवर्नमेंट आपको क्या देती है, आपको टैक्स बेनिफिट देती थी, जो यहाँ पे पहले लिखा गया. टैक्स बेनिफिट क्या, सब्सिडी आपको देती थी. ठीक है, अब वो सब्सिडी के साथ साथ कई बार तो आपके प्रोडक्ट को खुद परचेज करती थी गवर्नमेंट, आपको मार्केट भी प्रोवाइड करने का काम करती थी गवर्नमेंट. जब गवर्नमेंट मार्केट प्रोवाइड करने का काम करती थी तो जो प्रोड्यूसर होता था उसको ना मार्केट के बारे में सोचना होता था, ना ज़्यादा टैक्स के बारे में, और नहीं तो और उसको सब्सिडी भी मिलती थी जो उसके लिए अपने बेनिफिट को बेटर बनाने का काम करती थी. लाइक द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, the industrial concessions were expected to promote the regional equalities. जो इंडस्ट्रियल कंसेशन दिया गया था वो ये सोच के दिया गया था, इससे क्या होगा, जो रीजनल इक्वालिटीज है उसको प्रमोशन मिलेगा. यानी रीजनल मतलब क्षेत्रीय जो रीजनल इक्वालिटीज़ जो है सोसाइटी में या फिर रीजनल लेवल पे जो इक्वालिटीज़ है, जैसा मेट्रो सिटीज़ में उसी तरीके के रूरल एरिया भी होंगे, इन दोनों को बैलेंस करने में हेल्प मिलेगा. इस वजह से क्या किया गया था, जो कंसेशन, इंडस्ट्रियल कंसेशन देने का काम किया गया था. ये गवर्नमेंट का क्या एक सीधा सीधा रोल है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. दैट्स ऑल. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you have any type of the queries, you should be consult through the Google Classroom. That's all.